जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एनर्जी। क्या होता है एनर्जी? तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी फिजिकल वर्ड में ऐसा भी माना जाता है कि एनर्जी एज अ वर्क डन है। एनर्जी क्या है? एज अ वर्क डन है। तो मैं ये बात भी लिख देता हूँ कि एनर्जी क्या है? एज अ वर्क डन, वर्क डन है। एनर्जी बेसिकली होता क्या है? तो एनर्जी आप सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार उसको एक शॉर्ट टर्म में ब्रीफली बता भी देता हूँ कि क्या है। तो अ बॉडी कैपेबल ऑफ द डूइंग वर्क इज सेड टू बी पॉजेज द एनर्जी। कोई भी अगर बॉडी वर्क डन करता है तो ज़रूर उसमें एनर्जी होगी, अदरवाइज वो वर्क डन नहीं करेगा। तो कोई भी बॉडी के वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है, इसी को हम एनर्जी बोलते हैं। कोई भी बॉडी के वर्क करने की कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं जी? एनर्जी बोलते हैं। कोई बॉडी अगर वर्क कर रहा है तो या वर्क करने की कैपेबिलिटी को एनर्जी बोलते हैं। तो इसे मेजर कैसे करेंगे एनर्जी को? तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी को अगर हमें मेजर करना हो तो हम मेजर करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क से। कैसे मेजर करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क से। याद रखना, किसी भी बॉडी की एनर्जी मेजर करना हो तो उस बॉडी के थ्रू जितना वर्क डन किया गया है उस वर्क डन को मेजर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि उस बॉडी में कितनी एनर्जी थी। कोई बॉडी अगर वर्क करती है, कोई बॉडी अगर वर्क करती है तो उस बॉडी की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। कोई बॉडी अगर वर्क करती है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन उस बॉडी पर वर्क किया जाए, अगर कभी भी बॉडी अगर स्वयं वर्क कर रही है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उस बॉडी पर वर्क किया जाए, उस बॉडी पर वर्क किया जाए तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। याद रखना, उस बॉडी की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे मैं कह दूं कि एक स्लोप वाली ये स्लोप है, इस पर आप साइकिल लेकर चढ़ाओ। तो जब आप इस पर साइकिल चढ़ाते हो तो आप देखते हो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। साइकिल चढ़ा रहे होते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ रही होती है। जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो दूसरी तरफ आप स्लोप के इधर क्या करना है? आपको पैडल लगाना ही नहीं है, अपने आप वर्क डन हो रहा है, बॉडी खुद वर्क डन कर रही है और आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन में यहाँ पर आपको लाके छोड़ देगी। तो आप देखते हो कि एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। तो आपको हमने जो बताया कि अगर बॉडी पर देखते हो आप कि खुद बॉडी वर्क कर रही होती है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, और जब आप उस पर वर्क कर रहे होते हो तो बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। एनर्जी की अब डेफिनेशन क्या बनकर आई? तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इट इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। तो किसी भी बॉडी की कैपेसिटी वर्क करने की, इसी को एनर्जी बोलते हैं। आगे हम देखें कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप याद रखना। स्केलर के साथ साथ ये भी जान लो आप, एनर्जी के स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ साथ आप ये भी जान लो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी है स्केलर, वर्क भी है स्केलर, और पावर भी है स्केलर। ये तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि जब कभी भी वर्क डन होता है, कहीं पर भी वर्क डन हो रहा हो, तो इन द सेंस ऑफ वर्क डन, इन द सेंस ऑफ वर्क डन, तो एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखना, अगर कहीं पर भी वर्क डन हो रहा है तो यह, तो मैं लिख देता हूँ इसको, ऑलवेज अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। याद रखना, ऑलवेज अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये याद रखना। ऑलवेज अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा। कहीं पर भी अगर वर्क डन का सेंस आया कि वर्क डन हो रहा है, तो याद रखना कि वहाँ पर कुछ एनर्जी क्या हुई होगी? ट्रांसफ़र हुई होगी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर। ये मान लो बॉडी ए है, ये मान लो बॉडी बी है, तो बॉडी ई से बॉडी बी में कुछ एनर्जी ही ट्रांसफ़र हुई, हीट ही ट्रांसफ़र हुआ होगा। हीट का कॉन्सेप्ट न लिखकर मैं यहाँ एनर्जी लिखता हूँ। एनर्जी ही ट्रांसफ़र हुआ होगा, ट्रांसफ़र हुआ होगा, एनर्जी ही ट्रांसफ़र हुआ होगा, तभी यहाँ पर वर्क हुआ है, तभी यहाँ पर क्या हुआ है? वर्क हुआ है। तो ऑलवेज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो जब तक एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक कोई भी बॉडी वर्क नहीं करेगा, और आपको पता ही है कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। अब अगर हम कहें कि एक सर्कुलर पाथ है,
ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में आप वर्क डन कैलकुलेट करें। वर्क डन आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या रेडियल वेक्टर है वो आप देखोगे कि वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है। तो कहीं पर भी आप अगर वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो आप देखते हो क्या कि इधर, और हाँ एक चीज़ और भी बता दूँ आपको कि इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो सकता है, तो उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो आप कहीं पर भी आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट वर्क डन जीरो। आप वर्क डन क्या पाते हो, जीरो पाते हो। और वर्क डन जीरो जैसे ही मिलता है आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई होगी, इसी वजह से कोई वर्क डन नहीं हुआ। और अगर कोई वर्क डन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये इसका एकदम मतलब नहीं होगा कि इसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी तो है, एनर्जी तो है इसमें, एनर्जी है इसमें। आप ये मत मानिएगा कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी है इसमें। बस एनर्जी वो जो है ना वो कांस्टेंट एनर्जी बनी हुई है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो जब कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कोई वर्क डन नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी की। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, हम पहली अगर यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो एसआई यूनिट होगा। और एसआई यूनिट जो होता है वो एसआई यूनिट जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और जूल को हम कैपिटल जे से केवल लिखते हैं, कैपिटल जे से लिखते हैं। और सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें अर्ग होता है। और 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। ये इतनी इसकी यूनिट होती हैं। आगे दूसरे नंबर पर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, जैसे बिगर यूनिट, कुछ बिगर यूनिट हैं, तो बिगर यूनिट की अगर हम बात करें तो पहला तो इसमें वाट आ जाता है, वाट आवर। और वाट आवर जो है वो कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है और स्मॉल एच से लिखा जाता है। और दूसरा जो है आपका किलो वाट आवर आता है, किलो वाट आवर आता है। और इसे हम लोग के डब्ल्यू कैपिटल में और एच स्मॉल में ऐसे लिखते हैं। अब किलोवाट आवर भी समझ लेते हैं क्या होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या होता है, तो पहला है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर नहीं, पहले तो हम वाट आवर समझ लें क्या होता है। वाट आवर क्या होता है, वाट आवर का मतलब होता है कि 1 वाट आवर, यानी कि 1 वाट आवर ये है, 1 वाट आवर यही है, इज एनर्जी स्पेंट, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्क डन। स्पेंड करने का मतलब वर्क डन किया गया ना, खर्चा एनर्जी तभी होगी जब वर्क किया जाएगा। बाई अ सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इन 1 आवर। याद रखना कि 1 वाट आवर का मतलब ये हो गया कि एनर्जी जो खर्चा की गई है 1 घंटे में 1 वाट खर्चा की गई है, इसी को 1 वाट आवर बोलते हैं। यानी कि 1 वाट आवर मतलब हो गया 1 वाट और इंटू 1 आवर, 1 आवर। और 1 वाट का मतलब हो गया 1 जूल पर सेकेंड। और 1 आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 और सेकेंड। और 1 सेकेंड से 1 सेकेंड ये कैंसिल हो गया। और 1 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 और जूल हो गया। मीन्स 3.6 इंटू 10⁻³ जूल भी लिख सकते हैं इसको, या हम इसको 3600 जूल भी लिख सकते हैं, और या हम इसको 3.6 और किलो जूल भी लिख सकते हैं। भाई 10⁻³ जूल कितना हो गया, 1 किलो जूल हो गया, 1 किलो जूल हो गया। इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम।
तो ये भी हो सकता है ये। तो याद रखना 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 किलो जूल भी हो सकता है, 3600 जूल भी हो सकता है, ठीक है। और 3.6 इंटू 10⁻³ जूल भी हो सकता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन वाट आवर एंड जूल, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था किलो वाट आवर था, किलोवाट आवर था। अब किलोवाट आवर क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर, या हम 1 किलो W और H ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इज द एनर्जी स्पेंट। और एनर्जी स्पेंट आप कर रहे हो या आप वर्क डन कर रहे हो, एनर्जी स्पेंड करने का यही तो मतलब होता है। चाहे आप एनर्जी स्पेंड करो चाहे आप वर्क डन करो, बाई अ, या एनर्जी स्पेंट ही वर्क डन होता है, बाई अ सोर्स ऑफ पावर। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलोवाट एनर्जी या पावर क्या हो रहा है इन 1 आवर में, 1 आवर में खर्चा हो जा रहा है। तो जब कभी भी 1 आवर में, 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं। यानी कि 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर 1 किलो वाट हो गया और इंटू 1 आवर भी हो गया, 1 आवर हो गया। 1 किलो का मतलब हो गया 10⁻³ वाट और इंटू 1 आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया। और 10⁻³ वाट का मतलब हो गया कि 1 जूल पर सेकेंड और इंटू 3600 जूल, 3600 सेकेंड। अब 1 सेकेंड से 1 सेकेंड ये कैंसिल हो गया और 3600 ये हो गया और इंटू 10⁻³ ये और ये जूल हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब आप क्या करोगे? 3600 इंटू 10⁻³ जूल इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, ये हो गया एक रिलेशन। तो ये हो गया आपका। दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन तो ये है कि 3.6 इंटू 10⁻³ और इंटू 10⁻³ जूल लिख लो आप। इसको हमने 10⁻6 में 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये क्या हो गया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया ये। 1 किलो वाट आवर में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये 3.6, हाँ यहाँ पर क्या हो गया, एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, 3600 किलो जूल भी लिख सकते हैं इसको, 3600 किलो जूल भी लिख सकते हैं। या हम इसको 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप चाहे जो आप लिख सकते हो। अच्छा, 10⁻6 जूल जो होगा वो 1 मेगा जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वाली वैल्यू को मेगा जूल भी लिख सकते हैं, मेगा जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3.6 और मेगा जूल हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। याद रखना, चाहे वो वाट हो और चाहे वो किलोवाट हो, चाहे वो क्या हो, किलोवाट हो, या हम के और कैपिटल W में लिखें और इसको चाहे W में लिखें, ये दोनों यूनिट किसकी हैं? पावर की हैं। किसकी हैं ये यूनिट? पावर की हैं। लेकिन जब आप वाट आवर कह रहे हैं या आप इसको किलोवाट आवर कह रहे हैं, तो ये दोनों यूनिट अब पावर की नहीं हैं, बल्कि ये यूनिट एनर्जी की हैं। किसकी हैं ये यूनिट? एनर्जी की हैं। समझ में आ रही है बात? एनर्जी की कैसे हैं तो मैं आपको बता दूं। जैसे आप वाट कह रहे हैं और इसको आवर कह रहे हैं, तो वाट तो पावर हो गया, वाट तो पावर हो गया और आवर जो है वो टाइम हो गया। अब आप बताइए कि पावर इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको? क्योंकि एनर्जी को ही वर्क के टर्म में मेजर किया जा रहा है, तो एनर्जी ही वर्क के फॉर्म में मिलती है। और एनर्जी का ही फार्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो ये मत सोचिएगा कि वाट आवर किलो वाट आवर जो है वो पावर की यूनिट हो गई, नहीं, वो एनर्जी की यूनिट है और एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी की और भी तो यूनिट हो सकती है, तो एनर्जी की और कौन सी यूनिट होगी?
इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो एनर्जी की एक यूनिट और होगी जिसका नाम है कैलोरी। क्या नाम है? कैलोरी। और ये जो कैलोरी है ना, एनर्जी की जो ये यूनिट है, ये एक कॉमर्शियल यूनिट है, याद रखना, कॉमर्शियल यूनिट है ये, ठीक है। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। आप कभी भी आप जब कोई खाने पीने की पैकेट या कुछ खरीदते हैं मेडिकल में या फिर बाज़ार में या किसी भी चीज़ दुकान पर कहीं पर, तो कभी भी आप उस पर ये नहीं देखते हैं कि उसकी यूनिट जूल लिखी हुई है, उसकी यूनिट किलो वाट आवर लिखी हुई है, वाट आवर लिखी हुई है। ये सब यूनिट नहीं देखते हैं आप। ये सब यूनिट यहीं पढ़ते हैं जहाँ पर आप क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि फिजिक्स में पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं। बाकी मार्केट में जो खाने पीने की चीज़ है या लेन देन की चीज़ है, उसमें आप देखते हैं कि इनर कैलोरी ही लिखा हुआ आता है। उसमें वाट जूल और वाट आवर और किलोवाट आवर और जूल ये सब नहीं लिखा हुआ आता है, कैलोरी ही लिखा हुआ आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कैलोरी इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। 1 कैलोरी क्या होती है ये भी आपको बता दें हम। तो 1 कैलोरी क्या होती है? 1 कैलोरी इज द एनर्जी, या हम ऐसे कहें 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी, आप ऐसा लिख लें, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड in rising the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to temperature rising the temperature हाँ 1 ग्राम, ये वो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या हम इसी को जनरली 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, समझ में आ रही है बात? तो 1 कैलोरी क्या है जी? 1 कैलोरी एक ऐसी हीट एनर्जी है, या आप ऐसे कह दें कि 1 ग्राम वाटर है, ये है 1 ग्राम वाटर। वाटर का कितना अमाउंट है? ये 1 ग्राम है। इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना है? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर हमको क्या करना है? 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है ये, और ये हमको फाइनली पहुंचाना है, ये फाइनल टेम्परेचर है। क्या करना है? ये फाइनल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। हमको 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर पहुंचाना है। अब इस टेम्परेचर को पहुंचाने के लिए इसको क्या रिक्वायर होगा? इसको रिक्वायर्ड है सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, उसी हीट एनर्जी जो इसका टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पहुंचा दे, उसी हीट एनर्जी को हम 1 कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। याद रखना 1 कैलोरी किसे बोलते हैं, इसी को 1 कैलोरी बोलते हैं। 1 जूल भी होता है कुछ। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल इज इक्वल टू होता है 0.24 कैलोरी होता है, याद रखना ये भी। या 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल होता है। और बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो कहते हैं कि इसको लगभग 4.2 जूल लिख लो आप, और लोग लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं होती है। किलो कैलोरी अगर हम कहें बात, तो किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी एक बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट है एनर्जी की, बिगर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी की बिगर यूनिट है। तो 1 किलो कैलोरी में होगा क्या? तो 1 किलो कैलोरी में क्या होगा जी? तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होगा। क्या होगा? 1000 कैलोरी होगा। और 1000 कैलोरी का मतलब हो गया कि 1000 और इंटू 4.2 या 4.18 ही ले लो आप, 4.18 ही ले लो, 4.18, और ये हो गया जूल। अब मल्टीप्लाई कर लो 418
4118 और एक जीरो लगा लो आप, ये जूल हो गया। तो 4180 जूल, या अप्रॉक्सीमेटली अगर 4.2 रखे होते तो ये 4200 जूल आ जाता है ये। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि 1 किलो कैलोरी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4200 जूल, या 1 किलो कैलोरी 4180 जूल के बराबर हो जाएगा। और थोड़े से स्मॉलर यूनिट भी हैं, स्मॉलर यूनिट को भी देख लेते हैं क्या है, स्मॉलर यूनिट भी हैं, क्या हैं वो, तो वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो द एनर्जी ट्रांसफर in case of atomic particle is very small। अब इतना स्मॉल है कि वो लगभग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल की बात कर रहा है, जिससे कि हमारा एटम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिससे कि हमारे कह सकते हैं सस्पेंड क्या कहते हैं एटम या मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसकी बात कर रहा है, ये इतने स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहा है। तो याद रखना ये भी कि एनर्जी ट्रांसफ़र इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि एटॉमिक पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन अगर एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो कोई एक एटॉमिक पार्टिकल अगर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको कितना जूल होगा या क्या होगा उसको भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे इसमें बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि सो इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। या आप ऐसे समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से दूसरे एटम को जितना एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप देख लें क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन it is accelerated through a potential difference of 1 volt। ठीक है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू गेन किया जाता है या किसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू किसी एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का उस टाइम पर एक्सीलरेशन जो होना चाहिए एक बोल्ट पर क्या होना चाहिए, 1 कूलाम की एनर्जी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। 1 कूलाम ना कहकर मैं ऐसा कह दूं कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इतना कूलाम 1 यूनिट चार्ज कह दें या इतना कूलाम कह दें, हम इतना कह सकते हैं कूलाम ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो किसी इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तब होगी जब उसे 1 वोल्ट की पोटेंशियल पर इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तब समझा जाएगा जब इतना चार्ज 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी एक एटम से दूसरे एटम पर वो ट्रांसफ़र कर दे या गेन कर ले। इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यही होगा, 1 वोल्ट होगा, या हम इसको पीछे ही लिख देते हैं 1 × 1.6 और × 10⁻⁻19, और ये हो गया वोल्ट और इंटू कूलाम। और वोल्ट अपान कूलाम जूल होता है। क्या होता है, वोल्ट अपान कूलाम जूल होता है। ये जूल हो गया, ये क्या हो गया, जूल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग बात करेंगे। यूनिट हो गया, डेफिनेशन हो गई और कई सारी यूनिट हो गए एनर्जी की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले जो पार्ट हैं
इसके न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।